अभी देखिए हम लोगों का चल रहा है प्रकरण 5 समांतर चतुर्भुज, बल्कि चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में हम पढ़ रहे हैं समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में पहला एक्सरसाइज हमने किया प्रश्न संग्रह 5.1, जिसमें हम समांतर चतुर्भुज के जो गुणधर्म थे उससे संबंधित प्रश्न किए। और समांतर चतुर्भुज का गुणधर्म था क्या कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, ये पहला गुणधर्म था। दूसरा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। तीसरा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। और चौथा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। अब ये जो चार गुणधर्म थे उसी से संबंधित यहाँ पे उसमें जो सम्मुख भुजाएं समांतर होती हो तो परिभाषा में आ गया। बाकी तीन गुणधर्म आपको लिखाए गए थे। तो जो तीन गुणधर्म थे उसी तीन गुणधर्म का विलोम है वो समांतर चतुर्भुज की कसौटियां बोली जाएगी। समांतर चतुर्भुज की कसौटियां। तो यहाँ पे हम लोग यही पढ़ेंगे, समांतर चतुर्भुज की कसौटियां। लेकिन उसके पहले हमने प्रकरण 2 में पढ़ा था समांतर रेखाओं की कसौटियां। तो ये दोनों जरा आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए इन दोनों को एक साथ समझाया जा रहा है कि समांतर रेखाओं की कसौटियां और समांतर चतुर्भुज की कसौटियां दोनों अलग हैं। पहले देखते हैं जो हम दूसरे चैप्टर में पढ़े थे, समांतर रेखाओं की कसौटियां। तो समांतर रेखाओं की कसौटियां क्या है उसको देखिए। पहला है, यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले संगत कोणों की एक जोड़ी सर्वांगसम हो तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ये पहला है समांतर रेखाओं की कसौटी। मतलब इसमें क्या बता रहा है कि दो रेखा है, उसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है। अगर उसमें जो संगत कोण बनता है, उस संगत कोण, तो उसमें कुल 4 जोड़ियां बनती है, उसमें से कोई भी एक संगत कोणों की जोड़ी अगर सर्वांगसम हो गई तो वे रेखाएं समांतर हो जाएंगी। इसी तरीके से एकांतर कोण के लिए है कि अगर दो रेखाओं की एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले एकांतर कोणों की एक जोड़ी सर्वांगसम हो तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। और इसी तरीके से तीसरा अंतः कोणों की कसौटी है। यह दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले अंतः कोणों की एक जोड़ी संपूरक हो। संपूरक का मतलब कितना कि उनका योगफल 180 अंश हो। संपूरक का मतलब होता है योगफल 180 अंश हो तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। अब इसको मैं आपको डायग्राम से जरा समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए कि ऐसे दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये हो गई, एक और एक तिर्यक रेखा है। अब इसमें ये तिर्यक रेखा है तो यहाँ पे देखिए कुल 8 कोण बनते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे। आपको याद आ रहा होगा कि एक ही तरफ के कोणों को संगत कोण बोलते हैं। इसमें कुल 4 जोड़ियां हैं संगत कोणों की। जैसे एक जोड़ी मैं यहाँ ले रहा हूं, जैसे ये x हो गया और मान लो ये। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ संगत कोणों की कितनी जोड़ी हो गई, एक जोड़ी है। ऐसे ही देखिए इधर ये दूसरी जोड़ी रहेगी, ये नीचे वाला यहाँ तीसरी जोड़ी, यहाँ नीचे वाला ये चौथी जोड़ी। तो अगर इन 4 जोड़ी में से कोई भी एक जोड़ी समान हो गई, जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ x बराबर 70 अंश और यहाँ पे भी x बराबर 70 अंश, तो संगत कोणों का मान समान है। ये देखो ये संगत कोणों की जोड़ियां हैं तो संगत कोणों के मान समान है। इसलिए ये जो दो रेखाएं हैं, अगर इस रेखा को मैं L बोलूं, इसको M बोलूं, तो रेखा L जो है वो M के समांतर हो जाएगा। रेखा L और M दोनों क्या हो जाएंगी, समांतर। इसको बोलते हैं संगत कोण कसौटी, बराबर। इसको क्या बोलेंगे, संगत। अब ये यही जोड़ी सर्वांगसम हो ऐसा नहीं, चारों में से कोई भी जोड़ी सर्वांगसम हो सकती है। संगत कोणों की जोड़ी अगर सर्वांगसम है तो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। अगर मान लो मैं यहाँ बोलूं ये 70 अंश है और एक 71 अंश है, ये 70 71 है, तो क्या ये दोनों समांतर होंगी, तो दोनों समांतर नहीं होंगी। ओके। इसी तरीके से अगर हम चले एकांतर कोण पर जरा देखिए, ये दो रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है, तो ये क्रॉस में जो ऐसे कोण बनते हैं इनको बोला जाता है एकांतर कोण, एकांतर कोणों की जोड़ियां।
अगर ये एकांतर कोण आपस में सर्वांगसम हो गए तो भी ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएगी। जैसे मान लो मैं बोलूं ये रेखा M है, ये N है, और ये दोनों एकांतर कोण में मैं बोलूं कि ये 80 अंश है, ये भी 80 अंश है, तो इसका मतलब है कि क्योंकि ये दोनों कोण आपस में समान हैं, इसलिए ये कैसे कोण है, दोनों एकांतर कोण है। एकांतर कोणों की जोड़ियां आपस में समान है, इसलिए ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। मतलब M जो है रेखा M रेखा N के समांतर हो जाएगा। अब अगर मैं बोलता ये 80 है 85 है तो क्या ये रेखाएं समांतर होती? तब ये M N के समांतर नहीं होता। इसको बोलेंगे एकांतर कोण कसौटी। और उसके बाद एक आता है अंतः कोण कसौटी। अगर ये दो रेखाएं समांतर हैं, ये दो रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा है, ये रेखा मान लेते हैं L है M है। अब अगर इसमें अंतः कोण, देखिए अंतः कोण क्या होता है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोणों को अंतः कोण बोलते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंदर वाले कोणों को अंतः कोण बोलते हैं। अगर अंतः कोणों का योगफल संपूरक है, मतलब कि अंतः कोणों का योगफल 180 अंश है, तो ये रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। इसका मतलब अगर मैं बोलूं ये 100 अंश है और ये 80 अंश है, तो 100 और 80 जोड़ोगे तो दोनों कोण मिला के कितना हो गया, 180 अंश हो गया। इसका मतलब रेखा L रेखा M के समांतर होगा। अब अगर मैं बोलूं ये 100 है 90 है, तो 100 और 90 जोड़ के 190 हो जाएगा, जबकि दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो अगर ये 190 हो गया तो इसका मतलब रेखा L रेखा M के समांतर नहीं होगा। ये है अंतः कोण कसौटी। इस तरीके से इसको बोलेंगे संगत कोण कसौटी, इसको बोलेंगे एकांतर कोण कसौटी, इसको बोलेंगे अंतः कोण कसौटी। ये आपने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था। लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं समांतर चतुर्भुज की कसौटी। तो समांतर चतुर्भुज की कसौटियों में देखिए क्या क्या है। इसमें 4 कसौटियां हैं। पहला, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की जोड़ियां सर्वांगसम हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। पहला है क्या सर्वांगसम होना चाहिए, सम्मुख भुजाओं की जोड़ियां। दूसरा, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों की जोड़ियां सर्वांगसम हो तो भी वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तीसरा, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। और चौथा, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी समांतर तथा सर्वांगसम हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको मैं आपको समझाता हूं। चलिए पहला देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है ABCD। अब इसमें अगर कोई बोलता है कि इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम है, अभी देखो इसको बोल दिया कि ये एक चतुर्भुज है, इसकी सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम है, इसका मतलब ABDC के सर्वांगसम है और ADBC के सर्वांगसम है। तो सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम हो गई ना। तो अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर हो गई तब आप बोलोगे कि चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम है, इसलिए ABCD समांतर चतुर्भुज है। ये समांतर चतुर्भुज की पहली कसौटी। दूसरी, अब देखिए एक मैं फिर लिया चतुर्भुज, यहाँ पे मान लीजिए हमने PQRS ले लिया और इसमें ये बता दिया कि इसके सम्मुख कोण सर्वांगसम है, मतलब कोण P कोण R के सर्वांगसम है और कोण Q कोण S के सर्वांगसम है। कोण P सर्वांगसम कोण R और कोण Q सर्वांगसम कोण S। तो अगर ये चतुर्भुज PQRS के सम्मुख कोण सर्वांगसम है, P R के सर्वांगसम है, Q S के सर्वांगसम है, इसलिए चतुर्भुज PQRS से समांतर चतुर्भुज है। ये दूसरी कसौटी हो गई। तीसरी, ये फिर से एक मैं ले लिया MNPO, ये चतुर्भुज है। अगर मान लीजिए इस चतुर्भुज के विकर्ण खींच दूं और ये विकर्ण खींचने के बाद मान लीजिए विकर्ण जाकर के बिंदु ए पर प्रतिच्छेदित करते हो। मैं बता दूं कि MA जो है वह PA के बराबर है और AN जो है वह OA के बराबर है। मतलब ये ठीक बीच में आके काटते हैं। AP को भी बीच में काटते हैं, NO को भी बीच में काटते हैं। इसका मतलब MA बराबर PA, तो ये देखिए MA अगर PA के बराबर हो गया तो ये मध्य बिंदु हो गया ये MP का। ऐसे NA बराबर OA हो गया तो A NO का भी मध्य बिंदु हो गया। A इसका मतलब ये ठीक बीच में काटता है, तो इसको बोलते हैं कि इसको बोलेंगे कि चतुर्भुज के विकर्ण, चतुर्भुज MNPO के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं और समद्विभाजित कर रहे हैं
तो ये MNPO एक समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि जिस चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं वह समांतर चतुर्भुज होता है। ये हो गई तीसरी कसौटी। और चौथी कसौटी क्या है? चौथी कसौटी जरा ध्यान दीजिए, ये अलग है। इसमें क्या है, अगर मान लीजिए DEFG एक चतुर्भुज है, अगर DEFG एक चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज, उसने क्या बोला, जरा ये अलग है, ध्यान देना। ये किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की कोई एक जोड़ी, अब एक जोड़ी मतलब चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला, कोई एक जोड़ी समांतर भी हो और सर्वांगसम भी हो तो भी वह समांतर चतुर्भुज होता है। जैसे अगर मान लो कोई बोल दे कि DG जो है वह समांतर है EF के और DG सर्वांगसम है EF के, DG सर्वांगसम है EF के, तो DG EF के समांतर भी है और DG EF के सर्वांगसम भी है। इसका मतलब सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी समांतर भी है और वही जोड़ी सर्वांगसम भी है, तो भी यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। मतलब DEFG ये समांतर चतुर्भुज होगा। इस तरीके से हमारी हो गई चौथी कसौटी। ये 4 कसौटियां हैं जिससे हमें पता चलता है कि वह समांतर चतुर्भुज है। तो इसी पे डिपेंड है हमारा प्रश्न संग्रह 5.2। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 1 है, देखिए आकृति में चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है। देखिए ABCD क्या है, ये जो बड़ा वाला बन रहा है ये समांतर चतुर्भुज है। बिंदु P तथा Q क्रमशः भुजा AB तथा भुजा DC के मध्य बिंदु है। अब देखिए AB का मध्य बिंदु P है और DC का मध्य बिंदु Q है। तो सिद्ध करो कि APCQ समांतर चतुर्भुज है। हमें सिद्ध करना है कि जो APCQ बन रहा है, देखिए एक चतुर्भुज AB बन रहा है ना, APCQ, ये वाला जो चतुर्भुज है यह भी समांतर चतुर्भुज है। चल ये देखिए ये चतुर्भुज बन रहा है, इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। मतलब उसने बड़े वाले चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज बताया है, दिया हुआ है, और आपको सिद्ध करना है कि जो छोटा वाला चतुर्भुज है ये भी समांतर चतुर्भुज है। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए तो पहले तो इसमें सिद्ध करने वाला है तो हमें दत्त और साध लिखना है। तो दत्त और साध्य आपको मालूम है कि सिद्ध करो के पहले की पूरी लाइन दत्त होती है, सिद्ध करो के बाद की पूरी लाइन साध्य होती है। तो दत्त में आएगा, दत्त में क्या लिखेंगे, आकृति में चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है। बिंदु P तथा बिंदु Q क्रमशः भुजा AB तथा भुजा DC के मध्य बिंदु है। ये दत्त में आ जाएगा। साध्य में क्या आएगा, साध्य में आएगा ये सिद्ध करो के बाद चतुर्भुज APCQ समांतर चतुर्भुज है। ये साध्य में आ गया, चतुर्भुज APCQ समांतर चतुर्भुज है। उत्पत्ति में देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। पहले तो ये दिया हुआ है कि जो बड़ा वाला चतुर्भुज है ABCD ये समांतर चतुर्भुज है, देखिए दत्त से। और अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। इसका मतलब AB जो है वह DC के समांतर होगा और AD जो है वह BC के सर्वांगसम होगा, बराबर है। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो यहाँ देखिए क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं इसलिए AB भुजा DC भुजा के समांतर होगा। अब जब AB DC के समांतर होगा तो AB का ही एक भाग AP है और DC का ही एक भाग QC है, तो AP भी QC के समांतर होगा। क्योंकि जब ये पूरी लाइन ही समांतर है तो उसका ये जो भाग है ये आपस में, भाग भी आपस में समांतर ही रहेगा। ओके, तो ये देखिए वही लिखा है AP समांतर होगा QC के। क्यों? क्योंकि AP भी एक रेखी है और DQC एक रेखी है, यहाँ लिखा है। अब देखिए तो ये तो समांतर दिखा दिया हमने कि AP जो है वह QC के समांतर है। इसी प्रकार देखिए हम दिखाएंगे कि ये ABCD जब समांतर चतुर्भुज है तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, इसलिए AB जो है वह DC के सर्वांगसम होगा। और जब AB DC के सर्वांगसम होगा, यहाँ देखिए AB DC के सर्वांगसम है, तो हम क्या करेंगे, जब AB DC के सर्वांगसम है तो सर्वांगसम हटा के वहां बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि सर्वांगसम और बराबर एक ही मतलब होता है। तो AB बराबर DC के। अब हम क्या करेंगे, 2 से भाग देने पर इसमें भी 2 का भाग देंगे, इसमें भी 2 का भाग, इधर 2 का भाग मतलब AB का आधा, इधर 2 का भाग मतलब DC का आधा। अब देखिए अगर P मध्य बिंदु है तो AB का आधा क्या होगा, AP होगा, और ऐसे यहाँ Q मध्य बिंदु है तो DC का आधा क्या होगा, DC का आधा, DQ भी होगा और QC भी होगा, तो QC होगा।
इसका मतलब यहाँ पे ए बी का आधा जहां लिखा है वहां हम ए पी लिख सकते हैं, और डी सी का आधा जहां लिखा है वहां क्यू सी लिख सकते हैं। यहाँ लिख दिया ए पी बराबर क्यू सी, क्योंकि बिंदु पी यह ए बी का तथा बिंदु क्यू यह डी सी का मध्य बिंदु है। तो ए पी बराबर क्यू सी की हो गया। अब समीकरण 1 तथा 2 से चतुर्भुज ए बी सी क्यू समांतर चतुर्भुज है। कौन सी समांतर चतुर्भुज की कसौटी से? अब देखिए ये समांतर चतुर्भुज कैसे सिद्ध हुआ, ए पी क्यू सी समांतर चतुर्भुज कैसे सिद्ध हुआ। समीकरण 1 में हमने बताया कि ए पी क्यू सी के समांतर है। देखिए ए पी जो है वह क्यू सी के समांतर है। ध्यान से देखना, ए पी क्यू सी के समांतर है। और समीकरण 2 में हमने देखा कि ए पी क्यू सी के बराबर है, अर्थात सर्वांगसम है। ए पी क्यू सी के सर्वांगसम है, तो ए पी क्यू सी के समांतर भी है, ए पी क्यू सी के समांतर भी है। तभी हमने पढ़ा था यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं की कोई एक जोड़ी समांतर भी हो और सर्वांगसम भी हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। इसका मतलब हमारा सिद्ध हो गया ए पी क्यू सी, ए पी सी क्यू क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अब यहाँ कारण देखो लिखा हुआ है, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी समांतर तथा सर्वांगसम हो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसमें पूरे में बस यही दिखाया कि पहले कि जब ए बी डी सी, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो ए बी डी सी के समांतर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, इसलिए ए पी भी क्यू सी के सर्वांगसम होगा। ऐसे ही दिखा दिया कि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, तो ए बी डी सी के सर्वांगसम होगा, तो उसका आधा ए पी, इसका आधा क्यू सी के सर्वांगसम होगा। तो चतुर्भुज ए पी सी क्यू की सम्मुख भुजाएं समांतर भी हो गई, सर्वांगसम भी हो गई, इसलिए यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो गया। अब आते हैं प्रश्न 2 देखो। प्रश्न 2 है सिद्ध करो कि आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। देखिए सिद्ध करो कि आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। अब दत्त क्या है कि चतुर्भुज ए बी सी डी यह आयत है। चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है, ये आयत है। क्योंकि आयत दिया हुआ है और समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है, तो यहाँ दत्त में लिख दिया कि चतुर्भुज ए बी सी डी आयत है, और सिद्ध कर देंगे कि चतुर्भुज ए बी सी डी है समांतर चतुर्भुज है। ये आयत दिया है, इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। दत्त साध्य हो गया। उत्पत्ति बहुत आसान है। अब देखो अगर ए बी सी डी आयत है तो हम जानते हैं आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी सब 90 अंश हो जाएगा। चतुर्भुज ए बी सी डी आयत है दत्त से, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 अंश, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। अब देखिए जब ये सब 90 अंश हो गए तो कोण ए कोण सी के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों 90-90 हैं। कोण बी भी कोण डी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों 90-90 अंश है। इसका मतलब चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम हो गए। चतुर्भुज ए बी सी डी, आयत ए बी सी डी के सम्मुख कोण सर्वांगसम हो गए। कोण ए कोण सी के सर्वांगसम हो गया प्रत्येक 90 अंश, कोण बी कोण डी के सर्वांगसम हो गया प्रत्येक 90 अंश। देखिए कोण ए सर्वांगसम कोण सी, कोण बी सर्वांगसम कोण डी प्रत्येक 90 अंश। और ये अभी आपने क्या पढ़ा कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। तो वही यहाँ पे बताएंगे। इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी है समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की कसौटी से, कसौटी है क्या, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जिस चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं वह समांतर चतुर्भुज होता है। तो इस तरीके से आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, आपने सिद्ध कर दिया है। दूसरा बहुत छोटा सा। तीसरा प्रश्न कट है, ध्यान देना। यहाँ से मैं आपको दिखा दूं, अपने टेक्स्ट बुक में जरा देख लीजिए। ये देखिए आपका टेक्स्ट बुक है। प्रश्न संग्रह 5.2 का पहला प्रश्न आपको करना है, दूसरा करना है, तीसरा अभी गवर्नमेंट ने कट किया है, चौथा करना है। स्टार का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। और पांचवा कट है। तो इस तरीके से तीसरा और पांचवा कट है। पहला दूसरा और चौथा करना है। तो मैं पहला दूसरा बता दिया, अब मैं चौथे क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। चौथा बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या है, सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज आयत है। अब देखिए यहाँ एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये समांतर चतुर्भुज है और इसमें कोण ए का समद्विभाजक है। देखिए ए एस कोण, ये कोण ए का समद्विभाजक है ए एस। ऐसे ही ये देखिए डी पी या डी एस हो गया कोण डी का समद्विभाजक। ऐसे कोण सी का समद्विभाजक हो गया सी क्यू।
यहाँ कोण बी का समद्विभाजक है बी क्यू। चारों कोणों के समद्विभाजक, कोण ए का समद्विभाजक इधर से गया, समद्विभाजक मतलब दो समान भाग करके जाएगा। ऐसे देखिए ए इसका समान दो समान भाग करके जा रहा है। कोण सी का समद्विभाजक, कोण बी का समद्विभाजक, ये समद्विभाजक जाके जब मिलते हैं ना तो वहां एक चतुर्भुज और बन जाता है। देखिए एक चतुर्भुज बन रहा है ना पी क्यू आर एस। तो हमें सिद्ध करना है कि ये पी क्यू आर एस जो है वो आयत है। आयत कैसे सिद्ध होगा? अगर हम दिखा दें कि कोण P, कोण Q, कोण R और कोण S ये चारों कोण 90 अंश है तो यह आयत सिद्ध हो जाएगा। मतलब हमें इन चारों कोणों को 90 अंश दिखाना है। तो देखिए कैसे दिखाएंगे। पहले तो दत्त और साध्य लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए दत्त क्या है कि सिद्ध करो समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों के समद्विभाजक। मतलब इतना दिया हुआ कि एक समांतर चतुर्भुज है उसके चारों कोणों के समद्विभाजक दिए गए हैं। तो चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों कोणों के समद्विभाजक से चतुर्भुज PQRS बनता है। देखिए एक कोण A का समद्विभाजक, कोण B का समद्विभाजक, कोण C का समद्विभाजक, कोण D का समद्विभाजक, इनसे जाकर के चतुर्भुज PQRS बन रहा है। ये दत्त हो गया। और सिद्ध करना है, साध्य में क्या लिखना है कि चतुर्भुज PQRS आयत है, चतुर्भुज PQRS आयत है। अब यहां देखिए ध्यान से, ये देखो जब ये डीपी जो है, चाहे डीएस बोलो चाहे डीपी बोलो, लाइन तो वही है। डीपी जो है वह कोण डी का समद्विभाजक है। ध्यान से समझना, जब डीपी जो है कोण डी का समद्विभाजक है तो ए वाला जो कोण होगा इस पूरे कोण डी का आधा होगा। ये कोण पूरे कोण डी का आधा होगा कि नहीं? इस कोण का नाम क्या बोलेंगे? कोण पीडीसी। तो कोण पीडीसी पूरे कोण डी का आधा होगा। इसी तरीके से यहां देखिए ये सी का समद्विभाजक है तो ये जो कोण होगा ये इस पूरे कोण का आधा होगा। तो इस कोण का नाम क्या हो गया? PCD। अगर आप चाहो तो QCD भी बोल सकते हो। PCD जो है इस पूरे कोण C का आधा होगा। ये देखिए कोण PCD कोण C का आधा होगा। तो यहां बता दिया कि रेख DP, ये देखिए रेख डीपी यह कोण डी का समद्विभाजक है, इसलिए कोण पीडीसी कोण डी का आधा, आधा मतलब बटे दो। ऐसे ही दिखा दिया कि सीपी जो है वह रेख सीपी है कोण सी का समद्विभाजक है, कोण सी का समद्विभाजक है, इसलिए कोण पीसीडी, ये देखिए जरा ध्यान से, कोण पीसीडी मतलब ये वाला कोण पूरे कोण सी का आधा होगा। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया। कैसे जोड़ेंगे? बायां बाएं से जुड़ेगा, दायां दाएं से जुड़ेगा। तो कोण पीडीसी प्लस कोण पीसीडी, ये देखिए कोण पीसीडी प्लस कोण पीडीसी बराबर कोण डी बटे 2 धन कोण सी बटे 2। मतलब बायां बाएं से जोड़ के लिख दिया। इसमें थोड़ा मैंने कर दिया कि पहले लिख दिया बाद में, उससे कोई फर्क नहीं। आप चाहे इसको पहले लिखो इसको बाद में, बस ये बायां बायां जोड़ दो और दायां दायां जोड़ दो। यहाँ हर समान है तो हर को एक ही बार लिखेंगे। यहाँ आएगा कोण डी प्लस कोण सी। लेकिन यहाँ देखिए कि ये समांतर चतुर्भुज है। एडी यहाँ क्वेश्चन में लिखा है समांतर चतुर्भुज। कौन? ABCD समांतर चतुर्भुज है। और अगर समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, तो ADBC के समांतर होगा और ये DC तिर्यक रेखा हो गया। तो कोण D और कोण C दोनों अंतः कोण हो गए और अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। तो कोण D आप ऐसे समझना, ये देखो डायग्राम ऐसे समझो, ऐसे ये दोनों समांतर रेखाएं हो गई AD और BC, ये तिर्यक रेखा हो गई। तो देखिए तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर वाले ये दो कोणों को बोलेंगे अंतः कोण और अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। तो कोण D और C मिला के 180 अंश होगा। यहाँ लिख दिया। परंतु कोण D प्लस कोण C बराबर 180 अंश अंतः कोण। तो आप क्या करोगे? यहाँ D प्लस C की जगह 180 अंश रख दोगे, क्योंकि D प्लस C 180 अंश है। तो यहाँ D प्लस C की जगह 180 रख दोगे तो आएगा कोण PCD प्लस कोण PDC बराबर 180 बटे 2 और 180 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 90 अंश। इसका मतलब आ जाएगा कोण PCD प्लस कोण PDC बराबर 90 अंश। वही देखिए यहाँ पे किया गया है। ये देखिए कोण PCD प्लस कोण PDC बराबर 180 बटे 2, 2 से 180 में भाग देंगे तो 90 आएगा। कोण PCD प्लस कोण PDC बराबर 90 अंश। अब देखिए हमने ये दिखा दिया कि ये दोनों कोण मिला के देखिए, ये कोण PDC और कोण PCD, ये दोनों कोण मिला के 90 अंश। अब यहां देखिए एक त्रिभुज बन रहा है PDC, ध्यान से देखना।
और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसका मतलब एक कोण प्लस एक कोण प्लस एक कोण पी वाला, तीनों मिला के 180 अंश। देख लो पीडीसी एक त्रिभुज बन रहा है, तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। तो कोण पीडीसी प्लस कोण पीसीडी प्लस कोण डीपीसी तीनों मिला के कितना हो जाएगा 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। देखिए त्रिभुज पीडीसी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, इसलिए कोण डीपीसी प्लस कोण पीसीडी प्लस कोण पीडीसी बराबर 180 अंश। अब यहाँ देखिए इसका मान हमें पता है, ये दोनों मिलाकर कितना है 90 अंश। देखिए पीसीडी और पीडीसी मिलाकर 90 अंश, तो इन दोनों की जगह हम 90 रख देंगे। ए इसका मान पता नहीं, इसको ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन ये दोनों मिला के कितना है देखिए 90, तो इन दोनों की जगह 90। 90 का उधर पक्षांतर होगा 180 माइनस 90 हो जाएगा, तो कोण डीपीसी आ जाएगा कितना 180 में 90 घटा तो 90 अंश आ गया। ये देखिए कोण डीपीसी 90 अंश आ गया। ए वाला कोण हमने कोण डीपीसी मतलब ये पी वाला कोण हमने सिद्ध कर दिया 90 अंश। अब जब पी वाला कोण 90 अंश सिद्ध कर दिया तो देखिए जैसे यहाँ पे देखिए ये डी का समद्विभाजक था, ये सी का समद्विभाजक जाके पी पे मिला था, तो ये कोण पी हमने 90 अंश सिद्ध कर दिया। इसी तरीके से देखिए अगर इधर से जाए कोण ए का समद्विभाजक ए आर है, कोण बी का समद्विभाजक बी आर है, तो ये देखिए कोण ए का समद्विभाजक ए आर, कोण बी का समद्विभाजक बी आर, तो ये वाला कोण भी हम 90 अंश सिद्ध कर सकते हैं। तो हम फिर से सिद्ध करके दिखाएंगे नहीं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। हम लिख देंगे इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये कोण ये वाला कोण भी 90 अंश। ओके, तो पहले तो ये बता दिया यहाँ से कि जब कोण डीपीसी 90 अंश है, ध्यान से देखिए कोण डीपीसी मतलब ये कोण पी 90 अंश है, तो कोण पी को बोलने के लिए चाहे आप डीपीसी बोलो चाहे एसपीक्यू बोलो तब भी वही कोण है कोण पी, तो उसको बोलेंगे कोण डीपीसी को हटा के वहां कोण एसपीक्यू लिख देंगे और बोलेंगे एक ही कोण के भिन्न नाम, मतलब चाहे आप डीपीसी बोलो चाहे एसपीक्यू बोलो तो कोण पी ही हुआ, तो उसको बोलेंगे एक ही कोण के भिन्न नाम। तो वही यहाँ पे बता दिया देखिए कि कोण एसपीक्यू बराबर 90 अंश, जब डीपीसी बराबर 90 अंश है तो डीपीसी को हम एसपीक्यू भी बोल सकते हैं, वो भी 90 अंश, एक ही कोण के भिन्न नाम। अब इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कोण एसआरक्यू 90 अंश, जैसे मैंने बताया। देखिए इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कोण एसआरक्यू 90 अंश। अब देखिए इधर कोण ए का समद्विभाजक एएस है, कोण डी का समद्विभाजक डीएस है, तो यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, तो हम ऐसे ही सिद्ध कर सकते हैं ए कोण 90 अंश होगा, और जब ये 90 अंश होगा तो शीर्षाभिमुख कोण है तो ये भी 90 अंश हो जाएगा। ऐसे ही देखिए कोण बी का समद्विभाजक बीक्यू है, कोण सी का समद्विभाजक सीक्यू है, तो ये वाला कोण हम 90 अंश सिद्ध कर सकते हैं। जब ए 90 है तो इसके सामने शीर्षाभिमुख कोण से 90 अंश हो जाएगा। तो ये सब हम सिद्ध करके दिखाएंगे नहीं, बस एक सिद्ध किया ना, बाकी ऐसे इसी प्रकार बता देंगे। यहाँ देखिए वही बताया है कि कोण एएसडी भी 90 अंश होगा, कोण बीक्यूसी भी 90 अंश होगा। इधर देखिए कोण एएसडी भी 90 अंश होगा और कोण बीक्यूसी भी 90 अंश होगा। तब बताएंगे कि कोण एएसडी 90 अंश है तो कोण पीएसआर कोण एएसडी के सर्वांगसम होगा, शीर्षाभिमुख कोण। ऐसे ही कोण पीक्यूआर कोण बीक्यूसी के सर्वांगसम होगा, शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए ए भी 90-90 हो जाएंगे। यहाँ देखिए वही चीज बताया है, कोण पीएसआर कोण एएसडी के सर्वांगसम, कोण पीक्यूआर कोण बीक्यूसी के सर्वांगसम, शीर्षाभिमुख कोण। और जब शीर्षाभिमुख कोण से सर्वांगसम हो गए तो इसलिए जब एएसडी 90 अंश है तो पीएसआर भी 90 अंश हो जाएगा, और ये बीक्यूसी 90 अंश है तो पीक्यूआर भी 90 अंश हो गया। इससे देखिए क्या समझ में आया, कोण पी भी 90 अंश, कोण आर भी 90 अंश, कोण एस भी 90 अंश, कोण क्यू भी 90 अंश, चारों कोण देखिए यहाँ पे 90 अंश आ गए। देखिए कोण पी कोण क्यू कोण आर कोण एस, चारों कोण 90 अंश सिद्ध हो गया। और जब चारों कोण 90 अंश सिद्ध हो गया तो इसका मतलब चतुर्भुज पी क्यू आर एस यह है समांतर चतुर्भुज है। तो ये आपका यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस का प्रत्येक कोण 90 अंश है, और जिस चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है वह चतुर्भुज आयत होता है। इस तरीके से आपको इसको करना है। आप वीडियो को 1-2 बार और देख के उसको समझिए और फिर आप क्वेश्चन करिए।